अगर हम जनजातियों तथा प्रजातियों में क्या फर्क होता है, ये यदि हमें जानना है, तो हमें ये प्रजाति वाला चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। क्योंकि इससे पहले हमने कुछ ट्राइब्स को पढ़ा। उस ट्राइब्स के जो कॉन्सेप्ट थे, उन कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा कि हमने सबसे पहले जो बेल्ट लिया, जैसे कि हम अर्थ के नॉर्थ पॉइंट से अगर बात करें, तो हमने उत्तरी ध्रुव से आसपास के क्षेत्रों में या ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो को पढ़ा, सैमोइड्स को पढ़ा, चकची, याकूत, सैमोइड्स, ये ठंडे क्षेत्रों के निवासी। इससे ठीक नीचे हम समशीतोष्ण क्षेत्रों में आए। समशीतोष्ण क्षेत्रों में हमने किर्गिस्तान में रहने वाली किर्गिज के बारे में पढ़ा। उससे भी हम निचले वाले भागों में आए, तो वहां पर हमने अरब के बद्दुओं को पढ़ा, जिसे बदावींस या बदावींस कहा जाता है। उसके बाद हम इक्वेटर के क्षेत्र में आए, तो इक्वेटर के क्षेत्र में हमने स्टार्ट करें सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका की, तो वहां पर हमने सबसे पहले बोरो को पढ़ा, बोरोर। उसके बाद हम पहुंचे अफ्रीका में। अफ्रीका में हमने कांगो के मरुस्थल में, कांगो के जंगलों में रहने वाली एक ट्राइब जिसे पिग्मी कहा जाता है, उस पिग्मी के बारे में पढ़ा। पिग्मी को पढ़ने के बाद हम मलेशिया में सेमांग और सकाई को पढ़े। सेमांग और सकाई को पढ़ने के बाद हमने अफ्रीका के जो चरागाह क्षेत्र है, उन चरागाह क्षेत्रों में रहने वाले मसाई जनजाति को पढ़ा। वहां के कालाहारी के हॉट डेजर्ट्स में रहने वाले बुशमैन्स को पढ़ा। तो ये जितने भी जो हमने अभी जिनकी बात की है, ये सारी की सारी ट्राइब्स है। ट्राइब्स यानी ये जनजातियां हैं। इन जनजातियों तथा जो प्रजाति है, जिसे हम रेस कहते हैं, उसमें काफी फर्क होता है। हमने जो ट्राइब्स पढ़ी, उन ट्राइब्स में हमने बार बार यही जिक्र किया कि ये दिखने में कैसे है, या उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है, उसके आधार पर हमने उन्हें एक अलग नाम दिया, एक अलग पहचान दी कि ये कैसी परंपराओं का पालन करते हैं, कैसी सांस्कृतिक संरचनाओं अवरचनाओं के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, क्या वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार का खाना या भोजन वो करते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये उसकी सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करती है। तो हमने सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर जनजातियों को वर्गीकृत किया। राजस्थान के अंदर अगर हम कहें, जैसे कि हम में से ही कोई आदमी या आप में से ही कोई पहुंच जाए जंगलों में, और जंगलों में रहकर वह आखेट करना शुरू कर दे, झोपड़ी में रहना शुरू कर दे, और कुछ जंगली जो प्रवृत्तियों के कार्य करने शुरू कर दे, तो हमें कहा जाएगा कि ये आदिवासी है। तो हमने हमारे जो क्रियाकलाप किए, उसके आधार पर हमने एक क्लासिफिकेशन कर दिया कि यह फला प्रजाति का, ये भील जैसा है, ये मीणा जैसा है, ये गरासिया है, ये संथाल है, ये टोडा है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है। तो हमने ये सांस्कृतिक विभाजन, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो प्रजाति है भील प्रजाति का है, नहीं, भील प्रजाति नहीं। भील एक सांस्कृतिक संस्कृति है, एक सभ्यता है। तो प्रजाति यानी रेस तथा ट्राइब यानी जनजाति, दोनों ही शब्दों में फर्क होता है। ठीक है।
समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते हैं कि ये रेस जो है वो क्या होती है, किस प्रकार से रेस या जो प्रजाति है उसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं रेस क्या होती है। मानव ने विकास किया और विकास की श्रेणियों को आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कैसे वह एक जानवर से एक सभ्य व्यक्ति की ओर बढ़ता गया और निरंतर विकास कर रहा है, और हो सकता है कि अंतिम अवस्था में वापस वह प्राथमिक अवस्था तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसने अपना विकास किया है। जैसे जैसे उसने नवीन प्रौद्योगिकी और तकनीकी का प्रयोग करना शुरू किया, नवीन सभ्यताओं और संस्कृति की पहचान की, वो एक स्थिति से दूसरी अवस्था, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से वो वर्तमान अवस्था तक पहुंच जाता। तो इस प्रकार से ये जो विकास होता है इसे होमोसेपियंस, या फिर कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानव जो था उसका एक परिचय अगर दिया जाए तो वर्तमान में लगभग कह सकते हैं कि लगभग 7.5 अरब अनुमानित जो जनसंख्या है ये मनुष्य रहते हैं, समस्त धरातल पर वितरित रहते हैं। आंकड़ों में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो ये मनुष्य धरातल पर, ये समस्त पृथ्वी के धरातल पर निवास करते हैं। जब हम इनके शारीरिक लक्षणों को देखें, कोई लंबा है, कोई छोटे कद का है, किसी का सिर बड़ा, किसी की आंखें बड़ी, किसी के होंठ मोटे, किसी के गाल निकले हुए, किसी के बाल घुंघराले। तो इस प्रकार से उनकी जितनी भी जो शारीरिक लक्षण है उनमें हमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें, ये भिन्नता हमें अब दिख रहे हैं, लेकिन हम ये ना भूले कि हम सभी मानव होमो सैपियंस, जिसे हिंदी में मेघावी मानव कहा जाता है, ये वह मानव है जिस मानव में सोचने समझने की शक्ति थी, वो विचार करने लायक बना, वो मनुष्य के रूप में जानवर से वह एक इंसान के रूप में अपनी पहचान लगना रखने लगा। तो उस स्थिति को कहा जाता है होमो सैपियंस। ये हमारे पूर्वज है जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। वह प्राथमिक मानव है जो अभी जिस प्रकार से मानव दो पैरों पर चल पाता है उस प्रकार से वो चलना उसने शुरू किया। तो हम सभी जब एक ही पिता होमो सैपियंस की संतानें हैं तो ये फर्क कैसे? आगे बढ़ते हैं। ये फर्क जो आता है वो कैसे आता है? वातावरण, यानी हमारी जो क्लाइमेट है उसके कारण, कुछ क्षेत्रीय प्रभावों के कारण हमारा कद कहीं लंबा, कहीं नाटा, कहीं मध्यम, रंग हमारा कहीं श्वेत, कहीं काला और कहीं पीला। इसी प्रकार से शारीरिक संरचना के अंतर्गत हमारा सिर किसी का मोटा, किसी का लंबा, किसी का चौड़ा, जबड़े किसी के बाहर निकले हुए, किसी के अंदर धंसे हुए, आंखें किसी की तिरछी, किसी की गोल, किसी की बहुत चौड़ी, बाल किसी के घुंघराले, किसी के सीधे, किसी के लहरदार, होठ किसी के बाहर की ओर लटके हुए, किसी के मोटे, किसी के पतले। तो ये जो चेंजेस आया है, वो आया है वातावरण तथा क्षेत्रीय प्रभाव, यानी हमारी जो क्लाइमेट है, हमारा जो धरातल है, उस धरातल, उस क्लाइमेट के प्रभाव के कारण हम में ये बदलाव आया। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हम यूं तो एक ही मानव की संतानें हैं, लेकिन क्योंकि हम विश्व के अलग अलग कोने में रहते हैं और विश्व के अलग अलग कोनों में जो अलग अलग प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, जो धरातलीय स्थलाकृतियां अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, उनके प्रभावों के कारण हम में कुछ शारीरिक बदलाव है। कुछ दिखने में श्वेत हैं, कुछ दिखने में काले हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ पतले हैं। तो ये जो विभाजन आया है
ये आया है किस कारण? क्षेत्रीय और वातावरण प्रभावों के कारण आया है। जीव विज्ञान की नियमावली जो कहती है उसके आधार पर सभी हम जितने भी हैं वो मानव के वर्ग के अंदर आते हैं, जो कुछ नियमित शारीरिक भिन्नता रखते हैं। यानी हम है एक ही मानवीय संतान है, लेकिन हमारे शारीरिक लक्षणों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। परिचय समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। मानव प्रजाति कहे किसे? कि मानव प्रजाति या मीनिंग ऑफ ह्यूमन रेस क्या होता है? तो जैसे कि हमने पिछले वाला जो अध्ययन रहा उसमें पढ़ा है कि मानव प्रजाति का जो आधार जो लिया हमने वो शारीरिक लिया। जब हम ट्राइब की बात करते हैं, हम जनजाति की बात करते हैं, तो जनजाति के लिए हमने आधार लिया उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता को हमने आधार मानकर उन्हें हमने ट्राइब या जनजातियों में बदला, जनजातियों के रूप में पहचान दी। लेकिन अगर हम शारीरिक लक्षणों के आधार पर देखें तो वह जो वर्गीकरण होता है वो कहलाता है मानव प्रजाति। तो मानव प्रजाति या मानव जाति या नरवंश, जिसे रेस कहा जाता है, एक जैविक विचार है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें शारीरिक संरचना, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का अर्थ हो गया कि इसमें हम शारीरिक संरचनाओं की बात करेंगे कि उसकी शारीरिक संरचना में क्या बदलाव देखा जाता है। इसका अर्थ है वह मानव वर्ग जो वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। समझिएगा कि मानवों का ऐसा वर्ग, जैसे कि अभी आप मेरी कक्षा में लगभग 20 आप विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस 20 में से सभी एक जैसे नहीं हैं। सभी में से कुछ के बाल घुंघराले होंगे, किन्हीं का रंग यानी त्वचा का रंग काला होगा, किसी का श्वेत होगा, कुछ लंबाई में अधिक तो कुछ लंबाई में कम। तो ये जो शारीरिक लक्षण हैं, ये सब में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, और ये जो शारीरिक लक्षण हैं वो हमें प्राप्त होते हैं वंशानुक्रम से। पिता, माता या परिवार के अन्य सदस्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दिखने में इस प्रकार का लगता है। तो शारीरिक लक्षणों में समानता जो रखते हैं, तो जो जो नाटे हैं उनको हमने अलग रख दिया, जिनकी त्वचा का रंग है काला उनको हमने अलग रख दिया, जिनके बाल घुंघराले हैं उनको हमने अलग रख दिया। तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन हम जो कर रहे हैं वह प्रजातीय वर्गीकरण कहलाता है। वह एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का वर्ग हो। मानव एक ही नस्ल का है, और जन्मजात संबंधों का अर्थ होता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पीढ़ी से बिलोंग करता है। तो कहा जाता है कि उनके दादाजी के बाल भी घुंघराले थे, पिता के भी घुंघराले हुए और पुत्र के भी घुंघराले हुए। यानी पौत्र, पिता और स्वयं तीनों के बाल घुंघराले, तीनों के ही त्वचा का रंग काला, तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही प्रजाति से बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं हम। मानव प्रजाति के कई वर्ग हैं जिनकी भिन्नता का आधार इस बेस पे हम प्रजातियों का वर्गीकरण करें तो उसका जो बेस है वह है शारीरिक बनावट के लक्षण, सोमैटिक ट्रेट्स, कि उसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है। उस आधार पर हम मानव प्रजातियों को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। यहाँ पर मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक वर्ग या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है, क्योंकि सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ग से हम बनाते हैं, या जो ट्राइब्स है, जो जनजातियां हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं सामाजिक वर्ग और सांस्कृतिक वर्ग के आधार पर। ये प्राकृतिक नस्ल है। तो जन्मजात
अपने पूर्वजों के जो जीन्स होते हैं, उन जीन से इनका निर्धारण होता है, उन्हें हम प्रजाति के रूप में जानेंगे। बढ़ते हैं आगे। किसी भी मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण जो ट्रेट्स कहलाते हैं, उस प्रजाति के वर्ग के वंशानुक्रम, जिस प्रजाति के वर्ग से वह आया है, यानी उसकी हेरिडिटी जो है, द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भविष्य में जारी रहता है। लंबाई, चौड़ाई, सिर का आकार मोटा पतला, आंखें कैसी रहेगी। जैसे कि हम चाइनीज लोगों की बात करते हैं, थोड़ा सा एक उदाहरण ले लेते हैं कि चाइनीज जो लोग होते हैं, उनकी सारी की सारे लोग जितने भी होते हैं, उन सभी की जो आंखें होती है वो काफी छोटी होती है, पतली पतली सी आंखें होती है। कारण, क्योंकि वो अपने पूर्वजों से इसी प्रकार के लक्षण लेके आए। ठीक है। अब ये जो शारीरिक लक्षण जो इस प्रकार के हैं, जैसे विश्व के किसी भी कोने में पहुंच जाए, सांप के पैर नहीं मिलेंगे आपको, जिराफ की गर्दन लंबी मिलेगी, ऊंट की गर्दन लंबी मिलेगी, ऊंट के गद्देदार पैर ही मिलेंगे। हॉलैंड में एक स्थान है, मैं आपको पढ़ाना शायद उसमें भूल गया, कि किस प्रकार से जलवायु जो होती है वो मानव की संरचना पर प्रभाव डालती है। तो इसका एक उदाहरण के तौर पर दिया जाता है कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर किसी विश्व के किसी कोने में अगर हम जाए कि कोई काला, कोई कहता है कि भाई शारीरिक संरचना में अगर बदलाव लाना है, तो कुछ समय के लिए अगर हम कह देते हैं कि जो काले व्यक्ति हैं उनको अमेरिका भेज दे तो गोरे हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। हॉलैंड में एक ऐसा क्षेत्र है, वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर आप पाएंगे कि वहां के जो लोग हैं, उन लोगों की जो आंखें हैं वो बहुत छोटी हुई। तो इसके पीछे ये कारण देखा गया, उसमें ये कारण देखा गया कि वहां पर इतनी मक्खियां रहती है उस प्रदेश में, कि उस मक्खियों के प्रभाव के कारण उनकी आंखें नहीं खुलती। यानी अगर आंखें खोले तो हम पाएंगे कि वो मक्खियां उनकी आंखों में चली जाएगी, इसलिए वो आंखें कम ही खोलते हैं। और धीरे 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 क्या हुआ कि उनकी जो संततियां हुई, उन सभी की जो आंखें जो है कम खुलने लगी। तो एक प्रभाव हो गया। अब कहा जाता है कि उनको अगर सीधा देखना हो तो वो इतनी अपनी कमर को झुकाते हैं कि एकदम से उनकी जो सिर है वो एकदम हॉरिजेंटली बहुत पीछे की तरफ ले जाना पड़ता है, तब उनकी आंखें सीधा देख पाती है। इतनी कम आंखें खुलती है। भेड़ों की स्थिति देख लीजिए, जो भेड़ें होती हैं वो काफी लंबी, काफी ऊंचाई तक नहीं देख पाती। कभी महसूस किया होगा कि आप रोड पर जा रहे हो, व्हीकल में भेड़ों का झुंड जा रहा है, तो भेड़ों का जो झुंड है वह, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर सामने से अगर आप बात कर ले कि सामने से भेड़ों को दिखाई नहीं दे रहा है, ये भेड़ आपके सामने देखते हुए भी नहीं हट रही, ऐसा नहीं होता। वो भेड़ इतनी ऊंचाई तक नहीं देख पाती, क्योंकि वो हमेशा पीछे की तरफ चलती। तो भेड़ जब पीछे की तरफ चलती है, आगे उसके और भी भेड़ें होती है, तो उनकी नजर केवल और केवल अपने पैरों की तरफ ही होती है। तो वो धीरे धीरे उनकी आंखें झुकी हुई हो गई। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं आने वाली संतति, फिर उनके जो जीन्स है इस प्रकार के कि आंखें झुकी हुई, वो जीन्स अगली पीढ़ी में ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। सांप का उदाहरण हमने लिया कि सांप ने आवश्यकता नहीं समझी कि पैर मेरे काम के नहीं है, धीरे धीरे लुप्त हो गए। अब ऐसा नहीं है कि जो सांप जन्म लेते हैं उनके पैर होते हैं फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाते, नहीं। अब जो सांप जन्म लेते हैं उनके जन्म से ही पैर नहीं होते। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो शारीरिक जो लक्षण होते हैं वो आगे से आगे पीढ़ियों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, और यही हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। इसे ही हम हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी के कारण हमने अपने पूर्वजों से शारीरिक लक्षणों को प्राप्त किया है। बढ़ते हैं आगे।
ग्रिफिथ टेलर इस प्रजाति या प्रजातियों को स्पष्ट करते हुए बताते हैं, यह है ग्रिफिथ टेलर। ये कहते हैं कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। याद रख दीजिएगा, बार बार जब प्रश्न पूछे जाता है तो यही कोटेशन आता है, स्पष्ट कीजिए कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता। उसकी ब्रीड, उसकी नस्ल को प्रकट करती है कि वह किस नस्ल का है। नस्ल का अर्थ कि जैसे कि हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से इस प्रकार से जो नस्ल शब्द का अर्थ है, हम घोड़ों के लिए और बकरियों के लिए प्रयोग करते हैं कि किस नस्ल का है। नस्ल का अर्थ होता है कि वह, उसकी जो संतति है वो किस प्रकार की है। वो जानवरों के रूप में कह सकते हैं कि वो साहिवाल है, कि वो राठी है, वो कांकरेज है, वो मुर्रा है, वो मैरिनो है, किस प्रकार के वो जानवर। उसकी सभ्यता को, सभ्यता का अर्थ है कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, किस प्रकार से लोगों के साथ उसके व्यवहार है, कौन कौन से त्योहार मनाता है। उससे कोई लेना देना नहीं मानव प्रजातियों का। मानव प्रजातियों का अर्थ है कि उसकी शारीरिक लक्षण किस प्रकार के हैं। अगर शारीरिक लक्षणों के आधार पर वो लगता है कि जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन के नाम लिए कि वो राठी गाय है, तो राठी गाय होने का अर्थ ये नहीं है कि जो राठी गाय या जो गिर गाय है वो केवल और केवल आपको गुजरात में ही मिलेगी। गिर गाय राजस्थान में भी होती है, क्योंकि उनकी जो संततियां हैं वो यहाँ पर भी उत्पन्न हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस नस्ल के हैं। हो सकता है कि गिर गाय को गुजरात में खाने के लिए अलग प्रकार की सामग्री मिलती हो, लेकिन यहाँ पर उसके लिए खाने की सामग्री कुछ अलग हो। प्रभाव क्या रहेगा कि गुजरात में रहने वाली जो गिर गाय है वो ज्यादा दूध देगी, और वहां पर वो अगर एकदम स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रहती है, तो यहाँ पर हो सकता है कि राजस्थान में उसको इस प्रकार का पर्याप्त पोषण नहीं मिले। तो वहां पर उसकी, कह सकते हैं कि दूध देने की कैपेसिटी अलग हो गई। गुजरात वाले उनको अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, हो सकता है कि कपड़ा वगैरह भी पहना दें, श्रृंगार भी करवा दें, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि राजस्थान में भी इसी प्रकार का श्रृंगार मिले। लेकिन विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, उसकी एक पहचान है कि ये गिर गाय। क्यों गिर गाय है? कि ये दिखने में गिर गाय जैसी लगती है। भेड़िया कितने ही शेर की खाल पहन ले, उसे शेर नहीं कहेंगे। तो खाल पहनना क्या हो गया? उसकी सभ्यता, उस संस्कृति को अपना रहा है, लेकिन भेड़िया तो भेड़िया रहेगा। तो इस प्रकार से कहा गया है कि मानव प्रजाति है वो नस्ल को प्रकट करती है, उसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है। इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, किस प्रकार के उसकी आर्थिक क्रिया है। उससे कोई लेना, आर्थिक क्रियाएं, खान पान, रहन सहन, इसके आधार पर हम बांटते हैं ट्राइब्स को, जनजातियों को। जब हम शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो हम मानव प्रजातियों को बांटने का कार्य कर रहे होते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर की ये प्रजाति को स्पष्ट करती हुई परिभाषा है, रेसेस डोनेट्स ब्रीड नो कल्चर। आगे हम बढ़ते हैं। प्रजाति शब्द का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं ये मैं समझा चुका हूं। वापिस यहाँ पर रॉन्ग यूज ऑफ द वर्ड रेस। ठीक है, प्रजाति शब्द का प्रयोग प्राय गलत किया जाता है, और कुछ लोग भाषा वर्गों, एक जैसी भाषा जो बोलते हैं या सामाजिक वर्गों के लिए प्रजाति का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ये बंगाली प्रजाति का है, ये गुजराती प्रजाति का है, ये लैटिन प्रजाति का है, आर्य प्रजाति का है, ये द्रविड़ जाति का है। तो ऐसा कहना गलत है। हम उसकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर उसे प्रजाति, उसे रेस नहीं कह सकते। वो जनजाति है, वो ट्राइब है, न कि वह रेस है। तो हम इस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। कभी कभी हम किसी राष्ट्र की जनता के लिए भी कह देते हैं कि ये भारतीय प्रजाति का है, ये ब्रिटिश प्रजाति का है। ऐसा कहना भूल है।
धार्मिक वर्गों या सांस्कृतिक वर्गों के लिए भी जाति प्रजाति का प्रयोग करना गलत है। ये हिंदू प्रजाति का है, ये मुस्लिम प्रजाति का है, नहीं, हम वहां पर प्रजाति शब्द का प्रयोग गलत रूप में कर रहे हैं। मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है वो मानव शरीर की आकृति, दिखने में वह कैसा है, वह शारीरिक लक्षणों, उसके बाल, उसकी नाक, उसकी आंखें, होठ, जबड़ा, सिर के आधार पर तय होता है कि वह किस प्रकार का है। कुछ चित्र आपको ट्राइब्स के नजर आ रहे होंगे, ये कुछ ट्राइब्स के वर्गीकरण, न कि इसे हम कह दें कि ये रेसेज है। ये रेसेज नहीं है, ये ट्राइब्स है। परिभाषाओं की बात करें, सबसे पहले परिभाषा तो क्रॉबर ने दी। क्रॉबर क्या कहता है कि यह एक जैविक संकल्पना है, यानी प्रजाति एक जैविक संकल्पना, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यह कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, सोशियो कल्चर कॉन्सेप्ट, संकल्पना नहीं है। यानी प्रजाति एक जैविक संकल्पना है जिसका आधार शारीरिक लक्षण होता है। ये कोई सामाजिक, सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है जिसका आधार उसका रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा और खान पान होते हैं। ये क्रॉबर ने परिभाषा दी है। दूसरी जो परिभाषा है जो हेडन के द्वारा दी गई कि मानव प्रजाति यानी रेस एक जैविक नस्ल है, बायोलॉजिकल ब्रीड है। वो कहते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं बायोलॉजिकल ब्रीड है, यानी जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों यानी फिजिकल ट्रेड्स, फिजिकल ट्रेड्स का अर्थ हो गया उसके शारीरिक लक्षण का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। यानी एक ऐसी जैविक नस्ल है जिसके जो प्राकृतिक लक्षण का अर्थ होता है कि उसकी शारीरिक बनावट, उसकी लंबाई, उसके बालों का रंग, उसके बाल किस प्रकार के हैं, होठ किस प्रकार के हैं, आंखें कितनी मोटी है या किस प्रकार की है, नाक कितना चौड़ा है, ये सभी बातें जो फिजिकल ट्रेट्स के अंदर आती हैं, ये दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों का जो कॉम्बिनेशन योग होता है उससे बिल्कुल अलग होती है। और ये जो प्राकृतिक लक्षण है ये पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही रहते हैं। यानी जो निग्रो प्रजाति के रहेंगे तो विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ आपको वैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार से विडाल डी ब्लांस नाम सुना होगा आपने, मानव भूगोल के अंतर्गत सुना है, संभववाद। वो क्या कहते हैं कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कैसा दिखता है, कैसे उसके लक्षण पाए जाते हैं, उसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रसिद्ध ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मॉक हाउस ने भी अपना एक इंसाइक्लोपीडिया जो लिखा है उसमें कहा है कि मानव प्रजाति को वंशानुक्रमित होने वाले कुछ आधारभूत शारीरिक लक्षणों, सम बेसिक्स हेरिडिटेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की समानता वाला वृत्त जनवर्ग बनाया। ऐसा जनवर्ग है जिनमें शारीरिक लक्षणों की समानता पाई जाती है और ये शारीरिक लक्षण उसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते रहते हैं। तो ये परिभाषा दी है मॉक हाउस ने। तो इस प्रकार से हमने आज समझा कि प्रजाति इसे कहते हैं, किस प्रकार से प्रजाति तथा जनजाति में फर्क होता है, हमें किस प्रकार से प्रजातियों का निर्धारण करना पड़ता है तथा इसकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से दी है। तो यहाँ तक अपना क्लियर होता है। आगे का नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे